सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने डिस्कस किया था, बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो हमने डिस्कस किए थे। तो तीन टाइप के एक्सपेरिमेंट आपके पास बेसिकली आते हैं। फर्स्टली आपके पास जो मैंने आपको करवाया था बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट थे, जो सर्चिंग होती है आपके डीएनए की, उससे रिलेटेड मैंने तीन एक्सपेरिमेंट्स आपको करवाए थे। आज का जो इस लेक्चर का जो मेन पर्पस होगा बेटा, आज के लेक्चर का मेन पर्पस होगा, हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप की जो स्ट्रक्चर्स आपके पास होती हैं डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो डीएनए जो होता है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसको बोलते हैं, या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोल लो या राइबोज न्यूक्लिक एसिड बोल लो। सो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड दैट इज बेसिकली डीएनए। तो आज के लेक्चर का मेन पर्पस होगा, हम डिस्कस करेंगे कि जो डीएनए होता है उसकी स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है, कौन कौन से केमिकल्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, लाइक आपके बेस पेयर्स होते हैं, और किस टाइप से उसकी स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई किया गया था, किस टाइप से उसको आइडेंटिफाई किया गया था, इस चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, इसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि जो सेल होता है बेटा, सेल के अंदर आपको पता है सेल होता है, सेल के अंदर आप क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर आपके क्रोमोसोम होते हैं, और बेटा क्रोमोसोम रीजन के अंदर आपके पास प्रेजेंट होता है डीएनए। सो डीएनए जो होता है आपका बेसिकली हेरिडिटरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपके कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है। तो जो आपका प्रीवियस चैप्टर था स्टूडेंट्स, हमने क्रोमोसोम्स के बारे में ही डिस्कस किया था, फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम डीएनए के बारे में जो हमारा मेन फोकस रहेगी इस चैप्टर की, वो रहेगी डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट होता है। When we are talking about the structure of DNA, so firstly the term DNA was given by Jacques. Jacques एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आपकी DNA टर्म दी थी, which is found in the cell of all living organisms. सो यहाँ पे समझने के लिए स्टूडेंट, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वेदर इट इज प्लांट और वेदर इट इज एनिमल और वेदर इट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सभी के अंदर बेटा जो आपका डीएनए होता है वो एज अ जेनेटिक मटेरियल आपका प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी यहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं आपके पास। जैसे वायरस की बात करता हूँ, डिफरेंट टाइप के आपके पास वायरस हो सकते हैं। जैसे आपके पास सबसे पहले आप सबसे कॉमन एग्जांपल आप ले सकते हो, एड्स का वायरस जो होता है, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो आपके पास होता है, इसके अंदर आपके पास एचआईवी वायरस होता है, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। सो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो होता है स्टूडेंट्स, वो आपके पास उसके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट प्लांट्स का, आपको एग्जांपल दूं तो प्लांट्स के अंदर बेटा आपके पास एक वायरस होता है स्टूडेंट्स, जिसको हम बोलते हैं टीएमवी, that is basically called as tobacco mosaic virus. So tobacco mosaic virus के अंदर भी बेटा आपका आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। सो बेटा आपकी कोविड पेंडेमिक चली हुई है, कोरोना का टाइम चला हुआ है इस टाइम पे, तो आप कोविड-19 जो होता है स्टूडेंट, उसके अंदर भी आरएनए आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो वायरस आपके एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, बाकी सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपके पास डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। So bacteriophage and virus, there is a single molecule of DNA which remain coiled and it is enclosed in the protein coat. So स्टूडेंट समझने के लिए है कि यहाँ पे बेटा आप जो बैक्टीरियोफेजेस की बात करते हैं तो वहां पे आपका सिंगल मॉलिक्यूल होता है प्रेजेंट डीएनए का, जो कि कोइल्ड होता है। अगर बेटा मैं आपसे डिस्कस करूं, मान लीजिए आपके पास कोई वायरस लेते हैं हम लोग, वायरस के केस में आपके पास डीएनए जो होता है बेटा सर्कुलर होता है। आप बैक्टीरियोफेज और वायरस की बात करते हैं तो सर्कुलर डीएनए होगा, इस टाइप का सर्कल की फॉर्म में होगा। और सेकंड आपका यहाँ पे बेटा प्रोटीन्स का कोट, इसके बाहर की तरफ प्रोटीन का कोट प्रेजेंट होगा। सो दैट मीन्स यहाँ पे दो चीजें हैं स्टूडेंट्स, आपके पास डीएनए जो होगा आपका बैक्टीरियोफेज के अंदर डीएनए आपका सर्कुलर होगा और प्रेजेंट होगा सेंटर के अंदर। अगर स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं तो प्रोटीन कोट यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जो आउटर लेयर आपकी बना रहा होगा। तो आउटर लेयर में जो आपके पास होगा वो प्रोटीन कोट प्रेजेंट होता है। सो प्रोटीन कोट आपका ऑलवेज प्रेजेंट इन द आउटर रीजन्स। In bacteria, mitochondria, plastids, and other prokaryotes, DNA is circular as lies naked in the cytoplasm, but in eukaryotes, it is found in the nucleus and known as the carrier of the genetic information and capable of self-replication. So students, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, दो टाइप के आपके पास सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होता है स्टूडेंट्स, और आपके पास होता है बेटा यूकैरियोटिक सेल्स।
प्रोकैरियोटिक सेल का मैंने आपको बताया था, प्रो का मतलब होता है जो पहले आपके पास, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि जिसके पास ओल्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज प्रोकैरियोट्स। और आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी आते हैं, अमीबा हो गया, आपका ये एग्जांपल है प्रोकैरियोटिक सेल के जो एग्जांपल होते हैं। तो प्रोकैरियोट के अंदर बेटा न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं होता, फॉल्स न्यूक्लियस यहाँ पे होता है। तो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा तो बेटा डीएनए जो होगा वो डायरेक्टली आपका साइटोप्लाज्म रीजन के अंदर होता है। तो अगर मैं आपको एक सेल बना के दिखाऊं, मान लीजिए आपके पास ये अमीबा की सेल है बेटा, अमीबा के अंदर जो होता है, अमीबा इरेगुलर शेप का होता है, कैसी भी शेप आप बना सकते हो अमीबा की। और इनके अंदर बेटा ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस होता ही नहीं है, स्यूडो न्यूक्लियस होता है या फॉल्स न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। सो यहाँ पे कोई आपका न्यूक्लियस ही नहीं होगा। सो डीएनए कहाँ होगा बेटा, डीएनए आपका डायरेक्टली जो डीएनए होता है सर्कुलर फॉर्म में, वो आपका सीधा साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। दिस इज द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। बट अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स हायर ऑर्गेनिजम्स की, जिनके अंदर आपके यूकैरियोटिक सेल्स आपके पास आ जाते हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, हमारे अंदर ये सेल होता है बेटा। यूकैरियो वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, समझिए ध्यान से। यूकैरियो वर्ड का मतलब होता है, यू वर्ड जहां पे आ जाए ईयू, दैट मींस इसका मतलब होता है बेटा ट्रू। ईयू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोन वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी इनके पास बेटा क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जिसे ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं और हमारे पास एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, हमारे पास सेल के अंदर यहाँ न्यूक्लियस होता है मिडिल में। सो अगर न्यूक्लियस होगा बेटा तो डीएनए कहाँ प्रेजेंट होगा, डीएनए हमेशा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। सो दैट मीन्स स्टूडेंट्स आपका यूकैरियोटिक सेल में पार्टिकुलर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसलिए डीएनए जो होता है डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में नहीं होता, बल्कि आपका न्यूक्लियस रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। So then isolation and the purification of specific DNA segment from the living organism was first achieved by Nirenberg. So Nirenberg is an scientist जिन्होंने सबसे पहले डीएनए को एक सेल में से प्योरीफाई किया था, आइसोलेट किया था। आइसोलेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आइसोलेट का मतलब होता है अलग करना। उसको सेल में से डीएनए को बेसिकली निकाला था और देन उसको प्योरीफाई किया था। तो सबसे पहले ये काम आइसोलेशन और प्योरिफिकेशन का नायनबर्ग ने, आपका नायनबर्ग साइंटिस्ट ने डीएनए को सेल से निकाला और उसको प्योरीफाई किया था। सो अगर हम बेटा केमिकल एनालिसिस की अगर बात करते हैं कि कौन कौन से केमिकल से आपका डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड बना होता है, स्टूडेंट्स आप ध्यान से समझिए इस टर्म को, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इट इज एन एसिड, आप ध्यान से देखिए, एसिड होता है तो इसकी कुछ केमिकल स्ट्रक्चर भी होगी, और एसिड है तो दैट मीन्स इसकी पीएच जो होती है बेटा वो आपकी 7 से लोअर पीएच होती है। तो दैट मीन्स आपकी अगर आप इसकी केमिकल एनालिसिस आप करेंगे तो इसकी केमिकल स्ट्रक्चर्स में बेटा आपको 3 चीजें दिखाई देंगी डीएनए के अंदर। एक सुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, फोस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होगा और कुछ नाइट्रोजिनस बेसिस आपके पास प्रेजेंट होते हैं। सो जब आप एक डीएनए की केमिकल एनालिसिस करते हो बेटा, 3 टाइप की स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगी, सुगर मॉलिक्यूल मिलेगा, फोस्फोरिक एसिड मिलेगा और नाइट्रोजनस बेसिस आपको मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम बेटा सुगर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो लिवेने आइडेंटिफाई 5 कार्बन सुगर दैट इज बेसिकली राइबोज इन द न्यूक्लिक एसिड इन 1910। तो सबसे पहले आपकी जो राइबो सुगर होती है या पेंटोज सुगर, आपकी 5 कार्बन आइटम की सुगर इसके अंदर प्रेजेंट होती है। 3 चीजें मैंने आपको बताई बेटा, सुगर मॉलिक्यूल होता है, आपके पास फोस्फोरिक एसिड होता है, आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस। ये डीएनए के 3 इंपॉर्टेंट जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। सुगर यहाँ पे बेटा आपकी पेंटोज सुगर होती है। पेंटोज वर्ड का मतलब क्या होता है, 5 कार्बन एटम यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। पेंटा वर्ड का मतलब होता है 5। सो 5 कार्बन एटम की सुगर प्रेजेंट होती है। सुगर मॉलिक्यूल को फर्स्टली लेवेने ने आइडेंटिफाई किया था 1910 के अंदर, डीएनए के अंदर उन्होंने इस सुगर को बेसिकली आइडेंटिफाई किया था। So it is represented by a pentose sugar, the deoxyribose or deoxyribose, 2-deoxyribose, which is derived from the ribose nucleic due to the deletion of oxygen from the second carbon atom. स्टूडेंट्स मैंने आपको फर्स्ट ही लेक्चर में बता दिया था कि जो आपका डीएनए और आरएनए होता है बेटा, उनके बीच में सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या होता है। राइबोज के अंदर, राइबोज न्यूक्लिक एसिड के अंदर आपके पास एक सुगर एक्स्ट्रा प्रेजेंट होती है, जबकि आपका डीऑक्सीराइबोज के अंदर एक सुगर मॉलिक्यूल जो होता है वो कम होता है, यानी वो डिलीट हो जाता है एज कंपेयर टू आरएनए मॉलिक्यूल्स। सो ये कहां से डिलीट होगा, ये आपका डिलीट होता है सेकंड कार्बन एटम से। आपका एक सुगर मॉलिक्यूल जो है वो बेटा इनके अंदर डिलीट हो जाता है।
जैसे स्टूडेंट्स आप इसके अंदर शुगर की बात करते हैं बेटा, तो आपके पास ये होती है शुगर जिसको बोलते हैं पेंटोज शुगर। 5 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 एंड 5। सो दीज आर 5 कार्बन एटम। सेकंड कार्बन एटम पे बेटा एक शुगर मॉलिक्यूल, यहाँ पे देखिए ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 होता है स्टूडेंट, ये 3 कार्बन एटम, ये 4 एंड ये 5, यानी 2 पोजीशन के ऊपर यहाँ पे एक ऑक्सीजन आपकी जो है वो रिमूव आउट हो जाती है इन द केस ऑफ डीऑक्सी राइबोज। क्योंकि डीऑक्सी वर्ड का मतलब ही क्या होता है स्टूडेंट, डी वर्ड जहां पे आ जाए डीई, दैट मींस रिमूवल, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन, यानी कि एक ऑक्सीजन कम होगी, तो डीऑक्सी राइबोज में एक कम हो जाती है अपॉन द सेकंड कार्बन एटम। So this is all about the sugar molecule present in the deoxyribonucleic acid. Secondly बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे कि फॉस्फोरिक एसिड जो होता है बेटा, फॉस्फोरिक एसिड से आपका जो शुगर होती जो बेसिकली डीएनए होता है, इसके अंदर आपको फॉस्फोरिक एसिड से आपका फॉस्फोरस मिलता है। सो जैसे फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H3PO4। तो H3PO4 इज अ फॉस्फोरिक एसिड जो कि आपका डीएनए को एसिडिक नेचर का बनाता है। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेटा फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है और फॉस्फोरिक एसिड से आपको फॉस्फोरस मिलता है। सो बेटा बैकबोन जो होती है आपके डीएनए की, जैसे यहाँ पे आपको एक डीएनए बना के दिखाऊं मैं, तो डीएनए की स्ट्रक्चर बेटा कुछ इस टाइप से होती है। एक हेलिक्स होता है और ये सेकंड आपका डबल हेलिक्स, हेलिकल फॉर्म में आपका डीएनए प्रेजेंट होता है। तो एक हेलिक्स जो होता है बेटा, एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है, इसको बनाने के लिए बेटा आपके पास बैकबोन की रिक्वायरमेंट होती है। और बैकबोन कौन बनाता है, आपका फॉस्फेट ग्रुप और शुगर ग्रुप कंबाइन होके आपका बैकबोन बनाते हैं। फॉस्फेट शुगर, फिर फॉस्फेट और फिर से शुगर और फिर फॉस्फेट, ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी। सो आपका एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड बनता है बाय द बैकबोन ऑफ द फॉस्फेट एंड शुगर ग्रुप्स। सो लीनियरली अरेंज होते हैं, इसके अंदर फॉस्फेट और शुगर ग्रुप्स होते हैं। तो एक हेलिक्स के अंदर यहाँ पे फॉस्फेट शुगर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, कंप्लीट चेन ये बना लेते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखें बेटा, सो ये आपके पास हो गया शुगर पेंटोज हो गई, एक फॉस्फोरस ग्रुप हो गया फ्रॉम द फॉस्फोरिक एसिड। सो ये एक आपका हेलिक हो गया, ये सेकंड वाला हेलिक्स हो गया। और इन दोनों के बीच में जो हेलिक के बीच में अगर यहाँ पे बात करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल मिलते हैं, AGTC आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे आपके ये हो गए शुगर मॉलिक्यूल्स, सॉरी बेस मॉलिक्यूल्स जो आपके पास होते हैं, बेसिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं। तो नाइट्रोजनस बेसिस आपके सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, इन द सेंटर ऑफ द टू हेलिक्स। तो नाइट्रोजन बेस की अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो नाइट्रोजनस बेसिस जो आपके पास होते हैं, कोजेल ने सबसे पहले इसको डेमोन्स्ट्रेट किया था, कोजेल ने आइडेंटिफाई किया था इनको सबसे पहले। तो आपके पास दो टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, फर्स्ट वन इज प्यूरिन्स एंड सेकंड वन इज प्रीमिडीन्स। सो दो टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, फर्स्ट वन इज प्यूरिन्स एंड सेकंड वन इज प्रीमिडीन्स। जो प्यूरिन्स होते हैं बेटा, उसके अंदर आपके पास एडेनिन और ग्वेनाइन, ए और जी जो होते हैं बेटा, वो आपके प्यूरिन्स होते हैं। और सेकंड आपके पास प्रिमिडीन होते हैं, जो कि बेसिकली साइटोसिन और थायमीन, यानी कि सी और टी जो होंगे वो प्रिमिडीन की कैटेगरी में आते हैं। ये आपका डीएनए के अंदर सी और टी होता है स्टूडेंट्स, और आरएनए के अंदर आपका टी की जगह पे यू आ जाता है। यू का मतलब होता है यूरेसिल। बाकी जो नाइट्रोजनस बेसिस का जो कॉम्पोजिशन होता है बिटवीन द डीएनए एंड द आरएनए, वो बिल्कुल सेम रहता है, वही सेम प्यूरिन्स होंगे, ए और जी होगा। प्रिमिडीन की बात करता हूं तो सी और टी तो साइटोसिन और थायमीन तो आपका डीएनए में होते हैं, और सी और यू यानी यूरेसिल आपका प्रेजेंट होता है थायमीन की जगह पे इन द केस ऑफ राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे बेटा अगर हम बात करते हैं ए, आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप इसकी सीक्वेंस को आपने याद करना होता है कि किस टाइप से सीक्वेंस बनती है। तो आप लोग याद रखोगे स्टूडेंट्स, आप लिखोगे यहाँ पे AGT एंड C। सो ये दो स्टूडेंट्स ए और जी होते हैं, ये आपके प्यूरिन्स होते हैं, और टी और सी जो होता है आपके पास, ये प्रिमिडीन हो गया। तो ये आपके नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। ए हमेशा बेटा टी के साथ में कंबाइन करता है, ए हमेशा टी के साथ कंबाइन करेगा, और जी बेटा आपका सी के साथ कंबाइन करेगा। तो इस तरीके से आपने याद रखना है, AGTC लिखो, ए को टी एक छोड़ के टी के साथ कंबाइन करो, ऐसे ही जी को टी को छोड़ के सी के साथ कंबाइन करो। तो ए और टी आपके कंबाइन होते हैं बाय यू कैन से, आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड से आपके पास ये बेसिकली डबल हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इन द केस ऑफ ए और टी के बीच में बेटा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होती है,
और सेकंड आपका जी और सी कंबाइन करते हैं बाय यूजिंग ट्रिपल बॉन्ड। सो जी और टी यानी प्रिमिडीन के केस में आपके पास जो जी और सी आपके पास होते हैं ये आपके पास ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। सो बेस पेयर्स की अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स, जो आपके दो हेलिक्स के बीच में होते हैं, ए हमेशा टी के साथ में कंबाइन करेगा, सी हमेशा जी के साथ में कंबाइन करेगा, टी हमेशा ए के साथ और जी हमेशा सी के साथ कंबाइन करेगा। तो इस तरीके से आप याद रखोगे। और यहाँ पे ए और टी के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होती है, बाकी सी और जी में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। तो इस टाइप से आपकी बेटा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर की जो स्ट्रक्चर होती है ये आपका डीएनए की स्ट्रक्चर होती है। ये आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, सुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स क्लियर है बेटा आप सभी को? यस सर। यस सर। सो स्टूडेंट्स मूव करते हैं बेटा हम लोग आगे। बेसिकली एक चीज और यहाँ पे समझिए स्टूडेंट्स, आपके पास जो दो हेलिक्स होते हैं बेटा वो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होते हैं। कहने का मतलब क्या है एंटी पैरेलल का, एक 5' एंड होगा, मान लीजिए ये आपका 5' एंड है, तो इसका अपोजिट जो होगा बेटा, इसका अपोजिट अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका अपोजिट ये वाला होगा, तो ये आपका 3' एंड होगा। तो दैट मीन्स आपका एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होता है ये 5' 3' और ये 3' है, तो यहाँ पे बेटा होगा आपका 5' एंड, और यहाँ पे 5' है तो यहाँ पे 3' एंड प्रेजेंट होगा। सो ये एंडिंग को बेसिकली नाम दिया गया है 5' एंड और 3' एंड। 3' और 5' एंड आपका ये एंटी पैरेलल होते हैं। अगर यहाँ पे 5 होगा तो बेटा इसका अपोजिट में 3 होगा, और यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे अपोजिट में 3 होगा। तो इस टाइप से 5' एंड और 3' एंड आपके पास प्रेजेंट होते हैं दो हेलिक्स के बीच में। एंड स्टूडेंट्स आपको दो चीजें याद रखनी है, एक आपके पास होता है न्यूक्लियोसाइड्स और एक आपके पास होता है स्टूडेंट्स न्यूक्लियोटाइड्स। बहुत कंफ्यूजन होता है इन दोनों के बीच में, दो टर्म्स आपको समझनी है। एक होता है न्यूक्लियोसाइड्स और एक होता है स्टूडेंट्स न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स की अगर मैं बात करता हूं तो प्यूरिन्स एंड प्रिमिडीन, नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज सुगर को मिला के हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। और अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की तो प्यूरिन्स, प्रिमिडीन, नाइट्रोजनस बेसिस, सुगर और फॉस्फेट। यहाँ पे बेटा अगर हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आपके पास फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता। सो न्यूक्लियोसाइड में आप फॉस्फेट ग्रुप को कंबाइन नहीं करते हो, लेकिन न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर आप फॉस्फेट ग्रुप को भी कंबाइन करके बोलते हो। सो दिस इज बेसिकली अ टर्मिनोलॉजीज। अगर हम प्यूरिन, प्रिमिडीन, नाइट्रोजनस बेस और पेंटो सुगर को अगर हम कंबाइन करके बोलते हैं तो दैट इज बेसिकली न्यूक्लियोसाइड। और अगर न्यूक्लियोटाइड्स की बात करता हूं तो इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप भी आपका आ जाता है। तो डीएनए न्यूक्लियोसाइड्स आर नोन एज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड्स। सो डीएनए के जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं बेटा वो आपके डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं। तो बेसिकली अगर आप बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या है, बेसिकली आपका डीएनए जो होता है बेटा एक पॉलीमर होता है। कैसे होता है स्टूडेंट समझिए ध्यान से। आपके पास जैसे आपके पास एक प्रोटीन होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, प्रोटीन आपका मोनोमर यूनिट से बना होता है। बेसिकली अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड जब कंबाइन करते हैं बेटा तो आपके पास क्या बनता है, प्रोटीन्स बनते हैं। सो अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड कंबाइन करके आपका प्रोटीन बनाते हैं। सो प्रोटीन इज एन बेसिकली आप पॉलीमर। प्रोटीन आपका क्या होता है बेटा, पॉलीमर होता है। आप केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हो पॉलीमर्स होते हैं बेसिकली। और ये जो सिंगल यूनिट होंगी दैट इज बेसिकली मोनोमर। तो बेटा अगर आपके पास जहां पे भी आपको पोली वर्ड दिखाई दे, POLY, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स, पोली वर्ड का मतलब होता है मैनी, और मर का मतलब होता है MER, दैट मीन्स यूनिट्स। सो यानी इसके अंदर बहुत सारी यूनिट्स होंगी। मोनो का मतलब हमेशा होता है स्टूडेंट सिंगल या वन, यानी एक यूनिट को तो हम बोलेंगे मोनोमर, और जो भी ये कंबाइन करके कंप्लीट आपके पास बहुत सारी यूनिट कंबाइन हो जाएंगी तो उसको बोलेंगे बेटा मोनोमर, सॉरी पॉलीमर। ऐसे ही स्टूडेंट्स आपका डीएनए होता है बेटा, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियो साइड्स जब कंबाइन करते हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड जब कंबाइन करते हैं आपस में, तो आपका डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड बना लेते हैं, डीएनए बना लेते हैं। सो डीएनए आपका एक पॉलीमर हो गया बेटा, और डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड्स जो होते हैं वो आपके मोनोमर हो गए। यानी डिफरेंट आपके डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड कंबाइन होके आपके पास क्या बना लेते हैं, कंप्लीट डीएनए बना लेते हैं। सो अगर आपसे पूछता है व्हाट इज डीएनए, देन यू विल से डीएनए इज अ पॉलीमर। एंड अगर इसके मोनोमर आपसे पूछता है तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड्स आपके इसके डिफरेंट मोनोमर्स होते हैं।
सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। डीएनए हमेशा आपका न्यूक्लियस, दो टाइप का आपके पास डीएनए होता है स्टूडेंट्स। आपका एक न्यूक्लियस में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। थर्ड टाइप का भी होता है स्टूडेंट्स, आपके पास ऑर्गेनेलीज में भी प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, डीएनए आपका तीन टाइप से मिलता है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और डिफरेंट जो सेल की ऑर्गेनेलीज होती हैं उनके अंदर भी प्रेजेंट होता है। जैसे मैं आपसे बात करता हूं स्टूडेंट्स, अगर डीएनए की बात करें हम एक सेल के अंदर, मान लीजिए आपके पास ये सेल है, सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस में तो डीएनए होगा ही होगा, लेकिन आपका कुछ साइटोप्लाज्म रीजन के अंदर भी थोड़ा बहुत डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर। और ये स्मॉल क्वांटिटी कितनी होती है? 1 to 5% आपका साइटोप्लाज्मिक डीएनए होता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया रीजन है बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया में हमेशा डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसको बेसिकली हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अगर माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे बनाऊं स्टूडेंट्स, तो ये आपका एक माइटोकॉन्ड्रिया है, रफली हम बना लेते हैं इसको। ये आपकी आउटर लेयर है जो मैंने रेड कलर की बनाई है। अब हम ले लेते हैं सेकंड, आपके पास ये इंटरनल लेयर होगी। तो दो लेयर्स आपके पास होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, आउटर लेयर एंड द इनर लेयर। आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में स्टूडेंट्स आपको कुछ गैप दिखाई दे रहा होगा। ये जो गैप होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक फ्लूइड फील्ड होती है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज मैट्रिक्स। सो जो मैंने ब्लू कलर की फ्लूइड बनाई है दैट इज बेसिकली मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंदर बेटा दो चीजें होती हैं आपकी, सबसे पहले तो आपका डीएनए होता है बेटा, और सेकंड आपके पास यहाँ पे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। सो डीएनए और प्रोटीन मिलके आपका मैट्रिक्स बना देते हैं। मैट्रिक्स एक फ्लूइड होती है जो आपकी इंटरनल लेयर और आउटर लेयर जो होती है आपके माइटोकॉन्ड्रिया की, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। सो डीएनए और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो डीएनए होगा बेटा इस मैट्रिक्स रीजन में आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एमडीएनए। एम यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। सो दैट इज बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और एक चीज हमेशा ध्यान रखोगे स्टूडेंट्स, जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है बेटा ये मदर से ट्रांसफर होता है, फादर कभी भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ट्रांसफर नहीं करता किसी भी प्रोजेनी में। तो सन के अंदर भी मदर से ही ट्रांसफर होगा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और आपका जो आपकी यू कैन से कि डॉटर जो होती है बेटा, डॉटर के अंदर भी आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहां से ट्रांसफर होगा? मदर से। तो कैसे याद रखोगे? एम डीएनए, एम आ रहा है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एम से एम मिला दोगे तो दैट मींस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हमेशा मदर से ही ट्रांसफर होता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने याद रखना है स्टूडेंट्स। तो बेटा 1 to 5% तो आपका हो गया साइटोप्लाज्मिक डीएनए होता है, और आपके पास रिमेनिंग 1 to 2% आपके पास यू कैन से कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है। बाकी जितना भी आपके पास डीएनए बचता है वो आपका सारा न्यूक्लियर डीएनए होता है। तो मैक्सिमम डीएनए आपका न्यूक्लियर डीएनए होता है, उसके बाद आपका साइटोप्लाज्मिक, और कुछ क्वांटिटीज आपके डीएनए की प्रेजेंट होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल रीजन के अंदर होती हैं, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हम बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। बेसिकली हमने स्ट्रक्चर्स को देखा डीएनए की, बेसिकली कौन कौन से आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह होते हैं। तो सबसे पहले आपके पास फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो आपके पास एक साइंटिस्ट थी, बेसिकली ही वाज एन लेडी साइंटिस्ट, दैट इज रोजालिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने डीएनए की स्ट्रक्चर को सबसे पहले स्टडी किया था बाय यूजिंग एक्सरेज। तो इन्होंने एक्सरेज का यूज करके बेटा डीएनए मॉलिक्यूल लिए, डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर एक्सरेज को डाला। जब एक्सरेज डालेंगे स्टूडेंट्स, आपके पास एक पर्टिकुलर आपके पास पिक्चर डेवलप होगी एक्सरे की, दैट इज बेसिकली द पिक्चर ऑफ एन डीएनए। इस पिक्चर को समझ के स्टूडेंट्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो डीएनए होता है आपके पास हेलिक्स फॉर्म में होता है। हेलिकल फॉर्म का मतलब होता है स्टूडेंट्स कोल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे मैं डीएनए अगर आपका यहाँ पे बनाऊं, तो डीएनए बेटा आपके पास कैसे होता है? डीएनए आपके पास इस टाइप से होता है, हेलिकल फॉर्म में होता है, कोइल्ड होता है, एक दूसरे के ऊपर जो डिफरेंट आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कोइल्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज बेसिकली हेलिक्स। और हेलिक्स स्ट्रक्चर को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था हमारा रोजालिन फ्रैंकलिन। शी वाज एन लेडी साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द हेलिकल फॉर्म ऑफ द डीएनए बाय यूजिंग एक्सरेज। सो एक्सरेज का यूज करके इन्होंने हेलिकल फॉर्म को आइडेंटिफाई किया था। एंड स्टूडेंट्स हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल आता है जो आपका एग्जाम में 100% आ सकता है, दैट इज बेसिकली जेम्स एंड वॉटसन एंड फ्रेंड्स एंड क्रिक मॉडल। सो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल इसको बोलते हैं बेटा। 1953 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल जो फाइनल स्ट्रक्चर थी जो डीएनए की, वो आइडेंटिफाई की थी वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 के अंदर। बेसिकली इन्होंने क्या काम किया था, जो रोजालिन फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफरेंशिएशन स्टडी की थी, एक्सरेज डाल के जो स्टडी की थी, उसके बाद जो पिक्चर उन्होंने दी थी, ये वाली जो पिक्चर दी थी,
इसका यूज करके स्टूडेंट्स इन्होंने जो आपका वॉटसन एंड क्रिक ने इसका यूज करके आपकी डीएनए की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया और फॉर द डिस्कवरिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बेसिकली इन दोनों साइंटिस्ट को आपके पास जो आप वॉटसन एंड क्रिक हैं इन दोनों साइंटिस्ट को डीएनए की स्ट्रक्चर के लिए 1962 के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया था। सो नोबेल प्राइज 1962 में आपका जो डीएनए की स्ट्रक्चर के लिए वॉटसन एंड क्रिक को दिया गया था। सो अगर आप इस पिक्चर को बेटा ध्यान से देखते हो तो वॉटसन एंड क्रिक क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वॉटसन एंड क्रिक यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है बेटा आपको, ये जो बनाया हुआ है इन्होंने, दैट इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। सो दिस इज द फर्स्ट मॉडल दैट विल रिप्रेजेंट द डीएनए स्ट्रक्चर इन 1962, जिसके लिए इन दोनों साइंटिस्ट को बेटा नोबेल प्राइज भी दिया गया था। सो बेसिकली नोबेल प्राइज क्या होता है बेटा, जब भी कोई साइंटिफिक डिस्कवरी होती है, जो आपकी जो हायर लेवल पे जो डिस्कवरीज होती हैं उनको बेटा नोबेल प्राइज दिया जाता है। बेसिकली एक प्राइज है जो कि साइंटिफिक डिस्कवरीज के लिए आपका दिया जाता है। तो ये नोबेल प्राइज जो होता है बेटा, ये एल्फ्रेड नोबेल एक बेसिकली साइंटिस्ट हैं जिन्होंने, एल्फ्रेड नोबेल ने बेसिकली इस प्राइज को स्टार्ट किया था। तो एल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने फर्स्टली हमारे पास जो बेसिकली हम जो गन पाउडर यूज करते हैं और जो बम्स के अंदर जो डिफरेंट टाइप के बॉम्ब होते हैं, एटम बम और या डिफरेंट टाइप के बॉम्ब हैं, उनके अंदर हम बेसिकली हम पाउडर यूज करते हैं, दैट इज बेसिकली गन पाउडर। और गन पाउडर को सबसे पहले हमारा बनाया था एल्फ्रेड नोबेल ने, और एल्फ्रेड नोबेल ने उसको पेटेंट करवा लिया था। पेटेंट करवाने के बाद उन्होंने नोबेल प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। सो नोबेल प्राइज उन्होंने क्यों डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया, क्योंकि उसकी इमेज थी जो एल्फ्रेड नोबेल की, वो काफी डाउन हो गई थी, क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज बना दी थी, गन पाउडर बना दिया था जिसको हम डिफरेंट टाइप की गन्स में यूज करते थे और उससे डिफरेंट टाइप के क्राइम्स होते थे। तो उन्होंने अपनी इमेज को बेसिकली सुधारने के लिए बेसिकली उन्होंने नोबेल प्राइज उन्होंने स्टार्टिंग की थी नोबेल प्राइज को देना। तो इस टाइप से आपके पास नोबेल प्राइज की हिस्ट्री है बेटा। और आपके पास वॉटसन एंड क्रिक मॉडल आपके पास आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट मॉडल है। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स जो आपने याद रखने हैं। सबसे पहला जो है कि डबल हेलिक्स फॉर्म में होता है। ये तो हमारा रोजालिन फ्रैंकलिन ने भी बता दिया था कि हेलिक फॉर्म में होता है, लेकिन डबल हेलिक्स फॉर्म में होता है। ये आपका आइडेंटिफाई किया था वॉटसन एंड क्रिक ने। विद शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है। इन्होंने कहा कि शुगर की फॉस्फेट की बैकबोन होती है और आपके पास पेयर्ड बेस प्रेजेंट होते हैं, आपके पास प्यूरिन्स और प्रिबिडिन जो पेयरिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका मॉडल दिया था, दिस वाज द मॉडल ऑफ वॉटसन एंड क्रिक, जिसके अंदर आप डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देख सकते हो स्टूडेंट। दो हेलिक्स आपके कोल्ड है एक दूसरे के अराउंड। सबसे पहले आपके पास इन्होंने कहा कि शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होगी, तो यहाँ पे शुगर और फॉस्फेट की ये बैकबोन होती है। और आपके पास पेयर्ड बेसिस प्रेजेंट होते हैं। पेयर्ड बेसिस का मतलब है यहाँ पे जो बेस पेयर होती है, बेस की पेयरिंग होती है, आपस में जुड़े हुए होते हैं। कुछ ट्रिपल बॉन्ड से होते हैं और कुछ आपके डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इन्होंने कहा कि डायमीटर जो होगा आपका डीएनए का वो 20 एंगस्ट्रॉम होगा। अगर आप डीएनए का डायमीटर देखें, अगर इसको मेजर करते हैं बेटा, इस डायमीटर को मेजर करते हैं, दैट विल बी 20 एंगस्ट्रॉम और यू कैन से 2 नैनोमीटर। 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर के अराउंड इसका डायमीटर आता है एक डीएनए का। और द कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए हैज अ लेंथ ऑफ 34 एंगस्ट्रॉम। अगर एक कंप्लीट टर्न की बात करता हूं स्टूडेंट्स, कंप्लीट टर्न का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये जो टर्निंग हो रही है यहां से यहां तक की अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स, यहां से एक कंप्लीट टर्न यहां से स्टार्ट होती है और यहां पे एंड हो रही है। ये जो कंप्लीट टर्न यहां पे ये हो रही है, दैट इज बेसिकली आपका इक्वल टू होता है 34 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है। जो कंप्लीट टर्न के लिए 34 एंगस्ट्रॉम और जो कंप्लीट डायमीटर जो होता है दैट इज बेसिकली 20 एंगस्ट्रॉम होता है आपके डीएनए का। सो ये वॉटसन एंड क्रिक ने कहा था। एडजेसेंट बेसिस आर सेपरेटेड बाय 3.4 एंगस्ट्रॉम, यानी कि जो बेसिस होते हैं बेटा आपके ए और टी, ये सेपरेटेड होते हैं डिफरेंट टाइप के बेसिस सी और जी 3.4 एंगस्ट्रॉम से सेपरेट होते हैं। यहाँ पे जो सेपरेशन होती है दैट इज बेसिकली 3.4 एंगस्ट्रॉम। द हेलिक्स आर रिलेटेड बाय द रोटेशन ऑफ 36 डिग्रीज। सो यहाँ पे बेटा जो दो हेलिक्स हैं, ये फर्स्ट हेलिक्स हो गया और ये सेकंड हेलिक्स हो गया, तो इन दोनों में जो बेटा रोटेशन का जो एंगल होगा दैट विल बी 36 डिग्री। सो एंगल यहाँ पे 36 डिग्री होता है। देयर आर अबाउट 10 बेस पेयर इन ईच टर्न ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। तो इन्होंने कहा कि एक कंप्लीट जो आपका डीएनए हेलिक्स के टर्निंग होती है यहाँ पे कंप्लीट टर्न में आपके अप्रोक्सीमेटली 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो ये इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके दिए थे वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। फर्दर ये कहते हैं स्टूडेंट्स वॉटसन एंड क्रिक की हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द पेयर ऑफ द बेसिस हैव नो स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरेक्शन। तो इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होती है, डिफरेंट टाइप के बेसिस होते हैं, ए
जी के साथ कंबाइन करता है, सॉरी ए टी के साथ कंबाइन होता है, और जी सी के साथ कंबाइन होता है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होती है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होती है। सो ये जो बॉन्डिंग है बेटा, ये आपके पास डबल और ट्रिपल वाली, ये आपकी हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये आपका वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ने कहा था। हाइड्रोजन बॉन्ड जॉइंट क्यों होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली आपकी स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करती है। जब भी बॉन्डिंग होगी तो स्टेबल हो जाते हैं मॉलिक्यूल। आपकी जो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है बेटा, वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होती है। आप केमिस्ट्री के अंदर डिफरेंट टाइप की बॉन्ड्स को पढ़ते हैं। आपके पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है बेटा, वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड के अंदर आती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जॉइन टुगेदर द नाइट्रोजन बेसिस ऑफ वन स्ट्रैंड विद द अदर स्ट्रैंड। सो दोनों स्ट्रैंड को कंबाइन करती है। एक स्ट्रैंड को दूसरे स्ट्रैंड से कंबाइन कौन करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बाय द यूजिंग ऑफ द बेस पेयर्स आपके पास ये कंबाइन करते हैं। तो एडेनिन थायनिन आपके पास ये बता चुका हूं, ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगी और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगी। ये भी आपका वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ने कहा था। एडेनिन ऑलवेज पेयर विद थायमिन, ये बात हो चुकी है। ए हमेशा टी के साथ कंबाइन होगा और सी हमेशा जी के साथ कंबाइन होगा। आरएनए की बात करूं तो स्टूडेंट, जी हमेशा यू के साथ में कंबाइन, बेसिकली ए हमेशा यू के साथ में कंबाइन होता है, क्योंकि वहां पे आपके पास बेसिकली क्या प्रेजेंट नहीं होता? यूरेसिल प्रेजेंट होता है इन द केस ऑफ थायमिन। थायमिन की जगह पे वहां पे यूरेसिल होता है, बस ये डिफरेंस होगा। टी की जगह यहाँ पे यू आ जाएगा इन द केस ऑफ आरएनए। Each DNA strand has a backbone of alternate deoxyribose sugar और acid phosphate group, ये बता चुका हूँ, बैकबोन बनाते हैं। DNA molecules of polarity in direction one each end of the chain 5-3- मैं बता चुका हूँ। पोलैरिटी होती है बेसिकली आपके पास, जो पोलैरिटी होती है दैट इज बेसिकली 5' से 3 एंड होगा, एंटी पैरेलल होगा। जहाँ पे 5' होगा उसका अपोजिट 3' और जहाँ पे 3' होगा उसका अपोजिट 5'। सो ये पोलैरिटी को शो करते हैं बेटा। डिफरेंट पोलैरिटी होती है, कुछ पॉजिटिव होती हैं और कुछ नेगेटिव पोलैरिटीज यहाँ पे होती हैं। सो अगर आपसे पूछता है स्टूडेंट्स, आपके पास डीएनए आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है या नेगेटिवली चार्ज होता है, तो स्टूडेंट्स आप लोग कहोगे डीएनए हमेशा आपका नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है बेटा? क्योंकि वहां पे फास्फोरस ग्रुप प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई आपका ये नेगेटिवली चार्ज होता है और एसिडिक नेचर में होता है। तो सुगर फॉस्फेट ग्रुप कंपोनेंट व्हिच आर जॉइंड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म द बैकबोन ऑफ द डीएनए। सो बेटा आपके पास बॉन्डिंग डिस्कस कर चुके थे हम बिटवीन द बेस पेयर, लेकिन अगर हम सुगर और फॉस्फेट के बीच की अगर बात करते हैं बेटा, अगर यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सुगर और जो फॉस्फेट होगा, यहाँ पे सुगर है, ये फॉस्फेट है, इसके बीच में ये वाली जो बॉन्ड है बेटा, ये आपकी फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड होती है। फोस्फो वर्ड का मतलब फोस्फोरस और डाइएस्टर का मतलब होता है 2 एस्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द सुगर एंड द फोस्फोरस मॉलिक्यूल। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सो ये फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होती है। तो ये भी हमारा वॉटसन एंड क्रिक मॉडल में हमारा सबसे पहले दिया गया था। ये sugar phosphate group component which are joined by phosphodiester bond form the backbone of the DNA, ये backbone बनाते हैं, हो चुका है। The nitrogen base molecule are attached with deoxyribose sugar molecule by glycosidic bonds। So जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं आपके डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियस के साथ, जो सुगर है उसके साथ में कैसे कंबाइन होते हैं? जैसे बेटा आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सुगर है, सुगर और ये बेस है, और यहाँ पे ये वाली जो बॉन्ड बनती है सुगर और बेस के बीच में बेटा, ये वाली जो बॉन्ड बनती है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। तो स्टूडेंट 3 टाइप की बॉन्डिंग हमने पढ़ी है अभी तक। एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी है, सेकंड फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड पढ़ी है, थर्ड हमने आपके पास ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पढ़ी है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बिटवीन द 2 बेस पेयर, 2 बेस पेयर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फोस्फोरस और जो आपका सुगर होता है इसके बीच में फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड होती है। नाम से याद रखोगे, पी से पी मिला दोगे, फोस्फोडाइस्टर बिटवीन द फोस्फोरस एंड द सुगर मॉलिक्यूल। और जो आपके पास सुगर मॉलिक्यूल और बेस के बीच में होती है दैट इज बेसिकली ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सो इस टाइप से आप लोग याद रखोगे, ये बॉन्डिंग होती है आपके डीएनए के अंदर। टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एंटी पैरेलल होंगे बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री एक ही चीज होती है, अपोजिट मीनिंग होता है इनका। एंटी पैरेलल का मतलब भी अपोजिट और कॉम्प्लीमेंट्री का भी अपोजिट होता है। तो एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री आपके होंगे 5' से 3 एंड की तरफ मूव करेगा, और एक आपका 3' से 5' एंड की तरफ मूव करेगा। So DNA duplex is made up of 2 molecules, out of which the one that direct the synthesis of the RNA. Why complementary base pairing is called template or sense strand, or that is called anti sense strand. So बेटा ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे sense strand और anti sense strand। हम उस टाइम पे डिस्कस करेंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि रेप्लिकेशन की प्रोसेस जब करेंगे उस टाइम पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये जो एंटी स्ट्रैंड और जो स्ट्रैंड वाला सेंस स्ट्रैंड वाला जो सिस्टम है, ये आप रेप्लिकेशन के दौरान करेंगे।
सो बेटा यहाँ पे वॉटसन एंड क्रिक मॉडल कंप्लीट हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट मॉडल है ये, इस मॉडल को आप लोगों ने जरूर से याद करना है। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल गिवन इन 1953। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखोगे, और आपको ये जो बेसिकली जो ये डायग्राम है ये आपको पता बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही आप लोगों ने इसको ड्रॉ करना है, और इसको आपने प्रैक्टिस करनी है इस डायग्राम की। नेक्स्ट स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक जो आज हम करने वाले हैं दैट इज बेसिकली चार्गफ्स रूल। सो चार्गफ ने आपके पास ही वाज एन चार्गफ एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1950 के अंदर कुछ रूल्स दिए थे। केमिकल स्टडीज को बेसिकली इन्होंने स्टडी किया था, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल को इन्होंने स्टडी किया। उसके बाद कुछ रूल्स इन्होंने आपके पास दिए थे डीएनए से रिलेटेड। सबसे पहले इन्होंने कहा कि प्रिमिडिन बेसिस ऑफ डीएनए आर रिप्रेजेंटेड बाय थायमीन एंड प्यूरिन्स। ये तो आपका जो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के अंदर हो गया था कि प्रिमिडिन आपके पास होते हैं और प्यूरिन्स होते हैं। जो प्रिमिडिन आपके पास होते हैं थायमीन और साइटोसिन होते हैं, प्यूरिन आपके पास एडेनिन ग्वानिन होते हैं। तो ये तो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल में था। चार्गफ रूल क्या कहता है बेटा? चार्गफ रूल के अंदर प्यूरिन्स और प्रिमिडिन जो होते हैं बेटा, ये कहता है इक्वल कंटेंट होता है दोनों का। तो दैट मीन्स चार्गफ रूल कहता है कि जितने प्यूरिन आपके डीएनए में होंगे उतने ही प्रिमिडिन प्रेजेंट होंगे। दैट मीन्स जितने ए प्यूरिन कौन से होते हैं, ए और आपके पास जी होते हैं, और पिरिमिडिन आपके टी एंड सी होते हैं। सो ए जी इक्वल टू टी सी। तो ये आपका फर्स्ट रूल हो गया। दैट मीन्स जितने आपके पास प्यूरिन होंगे उतने ही आपके पास क्या होंगे, pyrimidine प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ द चार्गफ। According to the Chargaff, percentage of adenine is equal to the percentage of thymine and the guanine is equal to the cytosine। तो सेकंड रूल क्या कहता है स्टूडेंट्स, जितने एडेनिन होंगे उतने ही आपके पास क्या होगा, थायमीन होगा, और जितने आपके पास ग्वेनाइन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या याद रखना, फर्स्ट रूल आपके पास जो होगा, जितने प्यूरिन होंगे उतने प्रिमिडिन होंगे, यानी जितने एजी होगा उतने ही टीसी होगा, और जितना ए होगा, सेकंड रूल है, जितना ए होगा उतना टी होगा, और जितना जी होगा उतना सी होगा। क्योंकि आपके पास ये इक्वल में क्यों होते हैं, क्योंकि आपके पास जो ए हमेशा टी के साथ कंबाइन होगा। अगर आपके पास इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं होंगे तो आपके पास अगर मान लीजिए ए ज्यादा हो तो एक ए आपका किसी के साथ भी कंबाइन नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो आपके पास इसलिए इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका सेकंड रूल था स्टूडेंट्स। आपके पास थर्ड रूल आता है, परसेंटेज ऑफ ए प्लस जी इक्वल 50% एंड परसेंटेज ऑफ टी प्लस जी इक्वल टू 50%। सो ए प्लस जी की परसेंटेज आपके पास हाफ नंबर ऑफ ए प्लस जी होते हैं और हाफ नंबर ऑफ टी प्लस सी होते हैं। इस रूल का ये मतलब होता है। सो क्वांटिटेटिवली अगर बात करते हैं, ए टी के इक्वल होता है और सी आपका जी के इक्वल होता है, ये बता चुके हैं हम। और आप ए और टी को आप क्या कर सकते हो बेटा, अगर आप यहाँ पे ए और टी को डिवाइड करते हो और सी और जी को डिवाइड करते हो तो आपका 1 के इक्वल आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द चार्गफ्स रूल। चार्गफ रूल ने ऑल्सो स्टेट किया कि ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी। आपका ए प्लस जी जो होगा, अगर हम इसको प्लस कर देते हैं बेटा, तो ये आपका टी प्लस सी इसके इक्वल होगा। सो ये आपका फोर्थ रूल हो जाता है, और ए प्लस सी इक्वल टू जी प्लस टी आपके पास होता है। सो कहने का मतलब बेटा क्या है, आपके जितने भी बेस पेयर्स होंगे वो इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे, या आपके पास प्यूरिन पिरिमिडिन के इक्वल होगा, या आप उसको प्लस कर लो, ए प्लस जी कर लो, वो आपका टी प्लस सी के इक्वल होगा। सो ये कुछ रूल्स थे। व्हाइल द बेस रेशो मे वेरी फ्रॉम द स्पीसीज टू स्पीसीज बट कांस्टेंट फॉर द गिवन स्पीसीज। स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं बेस रेशो की बात करते हैं, बेस रेशो का मतलब क्या है, प्यूरिन और पिरिमिडिन का जो रेशो होगा, प्यूरिन डिवाइडेड बाय पिरिमिडिन आपका रेशो आ जाएगा। सो ये डिफरेंट स्पीसीज के लिए डिफरेंट हो सकता है। मान लीजिए एक स्पीसीज के अंदर ये रेशो आया 2, नेक्स्ट स्पीसीज के अंदर ये 3 आ सकता है। तो आपके पास क्या होता है, जो डिफरेंट स्पीसीज के अंदर तो आपके पास डिफरेंट रहेगा ये वाला प्रोपोर्शन, लेकिन आपके पास कांस्टेंट होगा गिवन स्पीसीज के लिए। यानी कि अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करता हूं, मैं मेरी बात करूं, तो जो मेरा प्यूरिन और पिरिमिडिन का जो रेशो आएगा वो बिल्कुल आपके एग्जैक्टली बिल्कुल सेम आएगा। सेम स्पीसीज के अंदर सेम होता है, डिफरेंट स्पीसीज के अंदर डिफरेंट होता है। सो बेस रेशो इज हाई इन एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म एंड लो इन प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि बेटा हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्रोमोसोम ज्यादा होते हैं, क्रोमोसोम ज्यादा होगा तो डीएनए ज्यादा होगा, डीएनए ज्यादा होगा तो बेस पेयर ज्यादा होगी, और बेस पेयर ज्यादा होगी तो रेशो ज्यादा होगा। और प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स आपके सिंगल सेलुलर होते हैं, इनके पास डीएनए कम होता है, इसलिए आपके पास जो इनका रेशो होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है। सो स्टूडेंट्स आपको क्लियर है बेटा जितना मैंने करवाया अभी? यस सर। स्टूडेंट्स कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से अभी।
सो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट चैप्टर के सॉरी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेसिकली अबाउट द टाइप्स ऑफ डीएनए। तो आपकी यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए खत्म हो जाती है, आप अच्छे से घर पे बैठ के पढ़ाई करोगे स्टूडेंट, उसके बाद आपको इजीली ये क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, लीव कर सकते हो स्टूडेंट्स आप लोग।